धन्यवाद मीनू मिश्रा जी, मुझे इस ग्रुप में इनवाइट करने के लिए, और साहित्य परिधि आरणी साहित्य समूह, ओह सॉरी, ओके, आज जिस टॉपिक के नीचे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिस पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है, वो है देश में निकला होगा चांद। कितना इमोशनल करने वाला है ये एक जो सेंटेंस है, देश में निकला होगा चांद। हम देश से हमेशा जुड़े ही रहते हैं, चाहे हम कहीं पे भी हों। अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को अपने दिल में लिए हम इधर उधर जहाँ भी जाते हैं डोलते रहते हैं उसे लेके। तो कुछ ऐसा ही मैंने एक बार लिखा था, कुछ पंक्तियाँ मैं उससे शुरू करती हूँ। मेरे शहर की कच्ची धूप, तेरे शहर के कच्चे अंधेरे, और बीच में समय एक मेज सा बिछा हुआ। मेज पर 2 प्याले चाय के, उधर तेरा इधर मेरा, बतियाते मुस्काते, चुस्की चुस्की छोटे होते और बढ़ जाते अपनी अपनी धुरी। मेरे शहर की कच्ची धूप, तेरे शहर के कच्चे अंधेरे, कल फिर मिलने को कह जाते। स्पष्ट था? ठीक है, ठीक है। तो आज मैं शुरू करती हूँ दो छोटी लघु कथाओं से शुरू करती हूँ अपना। तो एक है डोर। डोर ये ना हिल रहा है। एक वीकेंड जय अपने पिता राहुल के साथ रहता था, एक वीकेंड अपनी माँ के साथ बिताता। कोर्ट ने इसी तरह की व्यवस्था की थी उन दोनों के डाइवोर्स के बाद। आज राहुल की बारी थी। वह शाम को जय को लेकर पार्क गया, झूला झुलाया, पार्क में ही पिकनिक की। 4 साल के जय से राहुल ने पूछा, देखो अब सूरज भी थक गया है, अब वह आराम करने जा रहा है, हमें भी अब घर जाकर आराम करना चाहिए। ओह पापा, सूरज आराम थोड़ी करता है, वह तो अब इंडिया जाता है दादा दादी को जगाने, आपको इतना भी नहीं पता? अच्छा, तो सूरज तुम्हारे पास से जा रहा है, उनके लिए कुछ भेजोगे नहीं? भेजूंगा ना, एक फ्लाइंग किस्सी। इतना कहते हुए जय ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर एक प्यारी सी फ्लाइंग किस्सी भेज दी। उधर दुनिया के दूसरे छोर पर दादी मुस्कुराती हुई उठी। उगते सूर्य को प्रणाम कर पति को चाय का कप थमाते हुए बोली, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, आज सुबह बहुत प्यारे सपने से आंख खुली। तो ये थी मेरी पहली प्रस्तुति, और इसके बाद मैं एक और सुनाऊंगी। ये है टूटती कड़ियों के सन्नाटे।
15 दिन की छुट्टी के बाद बेटा वापस विदेश जा रहा था। माँ की तबीयत का क्राइसिस उसके पहुंचने से पहले ही टल गया था। अब वे रिकवरी की ओर थीं। माँ की आंखें इस बार भी तरसती रह गई थीं उसकी गुड़िया को देखने को, पर मजबूरी। जाते हुए विपिन ने पैसों की गड्डी पापा के हाथ पर रख दी। उन्होंने झट से उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं बेटा, माँ बाप हमेशा देते हुए ही अच्छे लगते हैं। फिर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से 1000 का नोट निकाल बेटे के हाथ में थमा दिया। गुड़िया के लिए एयरपोर्ट से कुछ चॉकलेट ले लेना, दादा दादी की तरफ से। नमस्कार नीलिमा त्रिपाठी जी, और बाकी जितने भी सदस्य जुड़े हैं सबको नमस्कार जी। तो हाँ, फिर उन्होंने अपनी कुर्ते की जेब से 1000 का नोट निकाल बेटे को के हाथ में थमा दिया। गुड़िया के लिए एयरपोर्ट से कुछ चॉकलेट ले लेना, दादा दादी की तरफ से। इस बार उसके लौह पुरुष, उसके पापा काफी बिखरे हुए लगे। माँ बिस्तर पर शाम से ही मुंह दबाए बैठी थी। वे कितना भी छुपा लें, उनके सन्नाटे उस तक पहुंच रहे थे। पापा की आंखों में शाम से जो चोर छुपा बैठा था, इससे पहले कि वह बाहर आए, वह दूर निकल जाना चाहता था। जहाज ऊपर उड़ान भर रहा था और वह क्या खोया क्या पाया के समीकरण बैठा रहा था। आखिर इस ऊंचाई की कुछ तो कीमत देनी पड़ेगी ना, यह सोचकर उसने सर झटक आत्मग्लानि दूर छिटका दी। कड़ियां टूट रही हैं, सन्नाटों की आवाज बहुत गहरी है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी फर्क, लेकिन इसी के बेसिस पे बेस्ड टॉपिक पे एक लघु कथा पढ़ूंगी। सॉरी, ये बहुत ही फोन से कर रही हूँ तो ये बार बार हिल रहा है, वो लीड लगा रखी है ना नीचे। खैर, निर्जन पगडंडी। कैसा कैसा मन हो रहा था उसका। 20 दिन से भटक रहे थे वे लोग। अंधेरी रात और शिप में सवार वह और उसके जैसे और कई। जमीन बेचकर गड्डी भर नोट थमाए थे एजेंट को, तब कहीं जाकर बात बनी थी। गुरमेल के मन में सुनहरे सपनों की उम्मीद तो थी, पर कभी कभी आशंकाएं घेर लेती। किसी देश में इल्लीगल एंट्री करना क्या इतना आसान था? कहीं सब डूब गया तो, कहीं वे विदेशी धरती पर धर लिए गए तो, कहीं उनकी वह शिप डूब ही गई तो। आज रुपए दिए, कल डॉलर गिनेगा मेरा पुत्र, पिता ने नोट थमाते हुए हल्लाशेरी दी। कितना भी पसीना बहा लो, खेत भी पूरा अनाज नहीं उगलते। जमीन बंटते बंटते इतनी सिकुड़ी कि पेट भर भी ना रही। जब से विलायत रिटर्न तरसेम पिंड लौटा, तब से पिंड के निठल्ले गबरू जवान विदेशी धरती से डॉलर समेटने को अधीर हो गए, और गुरमेल भी। शिप के एक कोने में सर झुकाए चुपचाप बैठा, वह लहरों को टकटकी लगाए कई सोचों में घिरा था। तभी इकबाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। की सोचां विच पया है असी दोना है ना, असी दोवां कट्ठे रवांगे। हुण असी भरावा हैगे ने, दुख सुख एक, सपने एक। असी हिम्मत कीती, नए रस्ते कड्डे परिवारां लई, मां प्यो लई। असी हिम्मत नहीं हारनी। इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। किन सोचों में पड़ा है, हम दोनों हैं ना, हम एक, सपने एक। हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। हम दोनों ने हिम्मत की, नए रास्ते निकाले अपने परिवारों के लिए, माँ बाप के लिए। हमने हिम्मत नहीं हारनी।
दोनों एक ही कश्ती में सवार थे, संशयों से घिरे। तू पाकिस्तानी हैगा ना? इकबाल पीछे मुड़ा और दूर इशारा किया, दूर जहां धुंध में घुलकर सब धुआं धुआं था। ओ देख, इंडिया पाकिस्तान, असी आगे निकल आए, दुश्मनियां उत्थे रह गई यारा। लंघ जा छोटे मोटे दिलां दे बार्डरां नूं, हुण असी वड्डे बार्डर लंघने। दोनों मित्रों का वह जोरदार ठहाका भर गया संजीवनी उनकी डूबती उभरती आशाओं में। तो ये थी मेरी निर्जन पगडंडी। इसका मैंने निर्जन पगडंडी नाम क्यों रखा, ये शीर्षक क्यों रखा है, इसका एक कारण है। पगडंडी जब पक्के रास्ते नहीं होते तो लोग पगडंडियां बनाकर रास्ते निकाल लेते हैं अपने मंजिल की ओर पहुंचने के लिए। रुपेंद्र राज जी या बिल्कुल सच्ची पंजाबी बढ़िया ही है। खैर, तो वो पगडंडियां निकाल लेते हैं। इन लोगों के पास भी पक्के कागज नहीं थे। ये लोग कैसे कैसे रास्तों से, मुश्किलों से चल के पहुंचते हैं। तो और ये रास्ते इनके पास, इनके साथ में कोई है नहीं, कोई सरकारी तंत्र या कुछ इनका साथ नहीं देता। ये सिर्फ अकेले हैं। तो निर्जन है और पगडंडियां अपने लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। आपने पहले भी कभी सुना होगा खबरों में कि टर्की के रास्ते आ रहे थे, शिप डूब गया, उसमें कई थे, उसमें पाकिस्तानी थे, श्रीलंकन थे, इंडियन थे, साउथ एशियन थे। और हम लोग जब बाहर होते हैं तो हम इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेशी, श्रीलंकन, हम ये लोग नहीं होते। हम सब एक ग्रुप में माने जाते हैं, हम सब साउथ एशियन होते हैं। तो हम कितना भी आपस में लड़ लें, पाकिस्तान हिंदुस्तान कर लें, लेकिन जो तीसरा आदमी हमें देखता है वो हमें एक ही नज़र से देखता है, वो हमें एक ही समझता है, क्योंकि हमारा इतिहास तो एक ही है। हम चाहे उस कितना भी झुटला लें, आप उसको झुटला नहीं सकते। ठीक है ना? तो ये थी मेरी निर्जन पगडंडी। और एक है ये सिया उजाले, ये है, ये मैं पढ़ रही हूँ। सॉरी, ओ माय गॉड। चलिए, कांता रॉय जी, सुधा तोमर कलियार जी, भारती कुमारी जी, नमस्कार सबको। डॉक्टर दिनेश ललकार जी, यह है सियाह उजाले। जिनकी पहुंच डॉलरों तक नहीं थी, वे दिनारों की ओर दौड़ने लगे। गुर्बत में फंसे गरीब व छोटे कामदार की बुर्ज खलीफा सरीखी अनेक बुलंद इमारतों को जरूरत थी, लेकिन बुर्ज पर चढ़े लोगों को कब शहर के वे अंधेरे कोने नजर आते हैं जिनकी पीठ पर ऐसे बुर्जों के भद्दे निशान पड़े हैं। ऐसे ही सुनहरे सपने लेकर कमलजीत समंदर पर बन रहे स्वर्ग को अपनी मेहनत से तराशने निकला था। अपने बूते से बाहर रकम चढ़ाई थी एजेंट को। पहुंचते ही पासपोर्ट जब्त हो गया अभागे का। कभी गुमान में न था कि रोशनी के पार ऐसा विकृत रूप भी होगा इस चमचमाते शहर का। यहां से कहीं बेहतर तो अपने गांव का वह गंदा मोहल्ला था। बंधुआ मजदूरों से बदतर जीवन जी रहे थे वे, जो इस शहर को चमकाने निकले थे। कॉन्ट्रैक्टर पैसे भी रो धो कर देता, पर उतने फिर भी नहीं जितने तय हुए थे। और यहां आदमी घर से बाहर निकला नहीं कि घरवाले उसके मनी ऑर्डर की बाहर जोहने लगते।
घर बाहर उनका रुतबा बढ़ने लगता है, ख्वाहिशें सिर उठाना शुरू कर देती हैं। 2 साल जैसे तैसे गुजारे जीते ने। फिर ऐसी बीमारी की चपेट में आ गया कि काम करना मुश्किल हो गया। जब हालात बदतर हो गए तो उसे कुत्ते सा दुत्कार के वापस भेज दिया गया। एक तरह से तो जीते के मन की एक तरह से तो जीते के मन की मुराद ही पूरी हुई। जहाज पर बैठते ही उसने सदा के लिए इस मुल्क से हाथ जोड़ लिए। आधी बीमारी तो घर पहुंचते ही दूर हो गई। पहले कुछ दिन उसकी खूब आवभगत हुई, फिर जैसे जैसे ठीक हुआ उसके वापस जाने के तकाजे बढ़ने लगे। पिता ने घर के ऊपर 2 कमरे डालने थे, उसकी बढ़ती बच्चियों का दहेज जोड़ना था। भला दिनार के आगे रुपए की क्या औकात। पत्नी का व्यवहार दिन ब दिन रूखा होने लगा। एक दिन जीते ने साफ साफ कहने की हिम्मत कर ली, मैं मर जावांगा पर उत्थे नहीं जावांगा। मतलब मैं मर जाऊंगा पर वहां वापस नहीं जाऊंगा। ता मर जा पर तेनों उत्थे जाना पवेगा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ मेरी छाती ते छड़ दिती, इन्हां दा ब्याह कित्थों करना। तो इसका हिंदी में तर्जुमा यह है कि तुम मर जा, तुझे वहां तो जाना ही पड़ेगा। ये जो 3 बेटियां मेरी छाती पर लादी हैं, उनका ब्याह कहाँ से करेगा। पत्नी ने रोते रोते दहाड़ लगाई। जीते के पास था कोई चारा? कुछ नहीं। तो ये थी मेरी एक और लघु कथा। आप मुझे बताइएगा कैसी लगी है। थैंक यू, लव यू टू कांता जी। नीरज जैन जी, अरे बहुत दिनों बाद आप नजर आए। बात यह है ना कि कोई अपने गांव से बाहर कदम रखता है, कस्बे में जाता है, कस्बे से शहर में जाता है। पहले प्राथमिक शिक्षा गांव में करी, फिर उसके आगे के लिए उसको कुछ और कहीं और जाना पड़ा। फिर शहर गया, फिर पढ़ाई करी और फिर अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी जो शिक्षा है उसके हिसाब से उसने अपनी नौकरी ढूंढनी है। तो कहीं और दूसरे शहर जाएगा, दूसरी जगह जाएगा जहाँ पर उसको लगेगा कि भाई यहाँ पर हमें एक अच्छा रोजगार मिल सकता है। तो ऐसे ही सब लोग इधर उधर जाते हैं। अब देखिए ना कि दुनिया तो सिकुड़ के बहुत छोटी हो चुकी है। तो अब पहले शहरों में जाते थे, अब फिर दूसरे प्रदेशों में जाने लगे, अब दूसरे देशों में जाने लगे। तो ऐसा ही है। एक और है, मैं इसी के जैसी ही एक और सुनाती हूं आपको। फुटबॉल। जैसा लिखा है उसे वैसा ही पढ़िए। मुझे समझ नहीं आया कांता जी, आप क्या कह रही हैं। मैं ठीक पढ़ रही हूँ क्या? ठीक है। फुटबॉल ये मैंने लिखी थी जब मैंने देखा था कि
एक खबर पड़ी थी कि रोहिंग्याज को म्यांमार से खदेड़ा जा रहा था। तो उस टाइम पे बहुत विचलित हुई थी मैं, क्योंकि चलिए पहले मैं लघु कथा पढ़ लेती हूँ। फुटबॉल। कुछ बांस और फट्टों को जोड़कर नाव बन चुकी थी। परिवार का वृद्ध मुखिया उसका निरीक्षण कर बहुत आश्वस्त तो नहीं हुआ, परंतु खाई और मौत के बीच वह सिर्फ खाई ही चुन सकता था। यहां रुके तो क्या पता अग्नि की कोख मिले या चाकू की नोक। सारा गांव धीरे धीरे खाली हो चुका था। आज उनकी बारी थी। सब लदफद कर वे निकल पड़े। वृद्ध की आंखों में गहन अंधकार उतर आया। निराश बदलियां उमड़ घुमड़ रही थीं। धरती विशाल है, पर उनके लिए सिकुड़कर चादर भर भी न बची। अपने मुल्क से बेदखल लोग। अपना मुल्क? हाँ, अपना मुल्क, क्योंकि पहना ओढ़ा इसी को जने मरे यहाँ। पर हुक्मरानों ने आज तक अछूत सा ही रखा। हमारी शक्ल अलग, धर्म अलग। पर अलग क्यों? क्या पता। लोग बात करते हैं पुरखों की, इतिहास की। हम क्या जाने इतिहास? हम में से किसने जिया वो इतिहास? 9 साल के बच्चे ने दादा से सवाल किया, हम कहाँ जा रहे हैं बाबा? अपने मुल्क। अपना मुल्क कौन सा है बाबा? पता नहीं। बाबा की आंखों में घोर अंधकार था। जीवन अनिश्चित था, परंतु मौत निश्चित। कब? नहीं, पर कैसे, यह उसके अख्तियार में था। नाव डोलती रही, बढ़ती रही। ये मेरी एक और लघु कथा थी। जब बंद करना होगा मुझे आप बता दीजिएगा। एक और है। इस लघु कथा का बीज जो है, ये लगभग 40 साल पहले पड़ चुका था, लेकिन इसका जन्म अब से कुछ 3-4 बरस पहले हुआ। एक प्रवासी भारतीय परिवार ने भारत आकर अपनी बेटी के लिए एक डॉक्टर वर चुना था। बिटिया इंग्लैंड में जन्मी पली थी। शादी के बाद हनीमून के दौरान ही डॉक्टर साहब ने अपनी नई नवेली दुल्हन की सर्जरी कर डाली। उन्हें पत्नी के कपड़ों और पुरुष मित्रों से समस्या थी, ऐसा कहा गया था। तो केस लंबा चला था। तो ये बात मेरे मन में थी, तो इस पर मैंने एक ये लघु कथा बेस करी है। इसका नाम है वरना। अच्छा, अभी 25 मिनट हुए हैं, चलिए ठीक है। इसका नाम है वरना। वरना। अमेरिका का उनका हनीमून खत्म हो चुका था। शमिता ऑफिस से शाम को थकी हारी घर में घुसी तो पति विनोद सोफे पर निढाल पसरा हुआ था। शमिता को आते देख वह तुरंत स्फूर्ति से उठ खड़ा हुआ। शम्मी, सर दुख रहा है, फटाफट चाय बना दो प्लीज। थकी हारी शम्मी तुनक गई। आदेश है या रिक्वेस्ट? यार कुछ भी समझो, बस चाय पिलाओ जल्दी। रसोई में फ्रिज का खाना जाने कब से बाहर पड़ा, शम्मी के इंतजार में ऊँघ रहा था। सिंक में विनोद के जूठे बर्तन उसे देख मुंह चिढ़ाने लगे। तुमने आज दिन भर क्या किया? शमिता रसोई से ही चिल्लाई। अरे कुछ खास नहीं, ऑनलाइन कई जगह अप्लाई किया और खूब सोया। कम से कम अपनी चाय तो खुद बना ही सकते थे। कैसे बनाता? कभी बनाई होती तो ना। अरे इतना तो इंसान को आना चाहिए। शमिता की झुंझलाहट स्पष्ट थी। सुनते ही बेचारा पौरुष आहत हो गया। मैं चाय बनाता या डॉक्टरी पढ़ता? पता है कितनी
मेहनत करनी पड़ती है सर्जन बनने के लिए। मेहनत सभी करते हैं। मैंने भी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाई। पति तुनक गया। यार चाय पिलानी है तो पिलाओ, भाषण मत झाड़ो। पत्नी हो तुम, किचन तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। जी नहीं, यह बराबर की जिम्मेदारी है। मैं खाना बनाऊंगी तो तुम किचन साफ करोगे और बर्तन भी। जानते हो ना ये अमेरिका है। मैं और बर्तन? तुम होश में तो हो? और ज्यादा अमेरिका अमेरिका मत सुनाओ। जब इंडिया डॉक्टर पति ढूंढने आई थी तब ये नहीं सोचा था? तुम भी डॉलर कमाने आए थे मेरे बूते पर, तब नहीं सोचा था? देखो आखिरी बार कहता हूं, बीवी हो बीवी बनकर रहो, वरना 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 क्या? तिल मिलाती चाय की खौलती पतीली झनझना कर जमीन पर और कुछ छींटे उछलकर पति विनोद पर। वरना ने लपक कर अपना काम कर दिया। सर्जन के सधे हाथों ने शमिता की शल्य चिकित्सा कर डाली। ठीक है, आपका आदेश कांता जी। हाँ कंटिन्यू कर रख रही हूं। आप बताते रहिएगा, बाद में बेशक लिख दीजिएगा कि कैसा लगा, कैसी लगी, कौन सी लघु कथा आपको सही लगी। अब एक मैं उठा रही हूं, ये फर्क है। सिफर मतलब 0। पति आज आईसीयू से बाहर निकलकर वार्ड में आ चुके थे। इला ने राहत की सांस ली। अब अपना ख्याल रखिएगा, कोई बदपरहेजी नहीं चलेगी। पति सुनील ने बच्चा बनकर कहा, नहीं मम्मी, कभी नहीं। पति की इस अदा पर वह एक पल को हंसी और दूसरे पल झरझर आंखें बरसने लगी। सुनील ने होंठ गोल कर उसके आंसू चूम लिए। शाम को इला अस्पताल से घर जाने को तैयार थी तो बोले, सुनो। अच्छा कुछ नहीं। क्या बात, कुछ चाहिए क्या? फिर कुछ झिझकते हुए, एक काम करना, कल मेरी अलमारी से एक पैकेट निकाल लाना। ठीक है, परंतु कुछ खास है क्या? नहीं तो 3-4 दिन बाद घर आओगे ही, तब देख लेना। ठीक है, परंतु कुछ खास है, नहीं तो 3-4 दिन बाद घर आ ही जाओगे, तब देख लेना। नहीं, तुम ले आना। टाइम होगा तो कुछ जरूरी कागजात हैं, देख लूंगा। घर पहुंचकर बच्चों को फोन, अपने नहाने धोने व खाना इत्यादि के झंझट में सब भूल गई। सुबह अलमारी खोलकर वह पैकेट निकाला। सुनील ने कई सारे कागज तरतीब से फाइल करके रखे थे। उनके कागज थोड़ा भी इधर उधर हो जाएं तो आसमान सर पर उठा लेते हैं। यह उनकी टेरिटरी थी जिसमें वह कभी दखल नहीं देती थी। वैसे भी सभ्य पति पत्नी एक दूसरे की डाक इत्यादि नहीं खोलते। परंतु आज जाने क्या हुआ, कौतूहलवश वह पैकेट इला ने खोल ही डाला। 1 मिनट। कौतूहलवश वह पैकेट इला ने खोल ही डाला। सामने लगभग 15 खत खुले पड़े थे और कुछ ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें प्रेमी युगल की थीं। शाम को पैकेट सुनील के हाथ में थमाते हुए, सॉरी, मैंने पैकेट खोलकर देख लिया था। कोई बात नहीं। एक लंबी चुप्पी कमरे में
बिखरी रही। एक बात पूछूं? हमारे विवाह की रिसेप्शन पर जो गीत तुमने गाया था, तुम्हें याद है? इसका जवाब चित्रा जी, मैं एक लघु कथा खत्म कर लूं, उसके बाद देती हूँ, है ना? तो एक बात पूछूं, हमारे विवाह की रिसेप्शन पर जो गीत तुमने गाया था, तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे। वह गीत संध्या की पसंद का था ना? एक चुप्पी। मुझे जो पहला पर्ल का हार तुमने गिफ्ट किया था, वह भी संध्या के लिए खरीदा था ना? चुप्पी। संध्या और तुमने अपने बच्चों के नाम तक चुन लिए थे। बेटा होगा तो हेमेंद्र, बेटी होगी तो हिमांशी। चुप्पी। अपने बच्चों के भविष्य भी तुमने और उसने तय कर लिए थे। बेटे को इंजीनियर और बेटी को डॉक्टर। जान, तुम्हें संध्या का पता तो था, मैंने जिक्र किया था ना तुमसे। इला निढाल कुर्सी पर धंस गई। उसकी सूजी शुष्क आंखें सुनील को भेद कर कहीं दूर टिकी थीं। एक गहरी खामोशी पसरी रही कमरे में। बड़ी देर बाद उसकी आवाज कहीं गहरे कुएं से फिर उभरी। सब कुछ संध्या का था, यहां तक कि मेरे बच्चे भी। मतलब मैं सिर्फ संध्या थी। मतलब मैं इला कुछ नहीं। मतलब इला कहीं थी ही नहीं। मतलब कि इला सिफर। कौन सी लघु कथा पर नीरज जी? तो हाँ, आपने कुछ इस पे प्रश्न किया था ना? सॉरी। देखिए, ये जो लघु कथा एक संवेदनात्मक लघु कथा है। इसमें ना सही और गलत की जो सीमाएं हैं वो धुंधली हो जाती हैं, है ना? तो किसमें काल दोष है? चलिए खैर। तो ये जो सिफर है, ये हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सुनील जो उसके पति थे, उन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया। मतलब कुछ तो गलत तो है, पर कितना है इसमें भी परसेंटेज है। उन्होंने उसको पूरा प्यार दिया, इज्जत दी, सब कुछ दिया। लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पाए, वो वहीं अटके रहे। इला तो ये समझती थी ना कि बस ठीक है, था उनका उसके साथ में रिश्ता था, वो खत्म हो गया। अब ये जो सब कुछ है ये मेरा है। वो ये उस एक पत्नी का हक था। पर ये देखिए ना कि इला को अपने जीवन की सांध बेला पे ये जब पता चले कि जो पहला प्रणय गीत उसने गाया, पति ने गाया था, जो वो समझती थी उसके लिए गाया है, वो किसी और की याद में गाया। ठीक है ना? और जो नेकलेस दिया था वो भी संध्या के लिए खरीदा था, जो उसको दे नहीं पाया किसी वजह से। फिर बच्चों के नाम भी जो उन्होंने सोचे थे, संध्या ने और सुनील ने,
वो ही रखे गए ना, उनकी शिक्षा भी उसी तरीके से, तो सब कुछ तो उसी का चल रहा था, है ना। मतलब जो सुनील और संध्या के साझा सपने थे वह इन सब में कहीं नहीं थी। जिंदगी के वे तमाम पल जो किसी भी स्त्री के लिए महत्वपूर्ण होते हैं वह उसके नाम थे ही नहीं, है ना। तो उसका ठगा महसूस करना स्वाभाविक है। जिन पलों में उसका अपना हक था वह किसी और के नाम थे, तो उसे क्या मिला, वह कहाँ थी। ये सही है कि सुनील ने मूव ऑन नहीं किया, पर करना चाहिए था ना। इला के कंधे पर अपने प्यार को जीवित रखने का क्या मतलब हुआ। नमस्कार जी, घनश्याम मैथिल अमृत जी, पुष्पा कुमारी जी, अनिल मकरिया जी, तो एक ये थी मेरी, इस पर कुछ कहना था, कुछ किसी को कुछ पता नहीं काल दोष था या क्या था, कुछ आप कह रहे थे। अभी और कुछ पढ़ सकती हूँ क्या, है समय? बताइए, कुछ और पढ़ूं क्या? डोज इंसुलिन, ये पढ़ूं? ओहो, एक तो इसने बहुत तंग किया हुआ है। उम्र की ढलान और फुर्सत ही फुर्सत। उस बार ईद और तीज दोनों ही इकट्ठे पड़े एक ही दिन। सोचा चलो बच्चों के लिए खीर बनाकर भेज दी जाए। सो खीर बना, मधु अंदर बेडरूम में आकर लेट गई। रक्तचाप अधिक रहा होगा शायद, सर कुछ भारी था। करेले काट कर रखे थे कि बाद में बना लूंगी। सुधीर बोले तुम आराम करो, आज मैं बना दूंगा। करेले उन्हें अपने ही हाथ के अच्छे लगते हैं। क्यों नहीं, जब आधा गैलन तेल में तले जाएंगे तो स्वाद तो आएगा ही। वो कहते हैं ना, घी बनाए बैंगना नाम बहू का होए। मधु तो परहेज से बनाती है ना, परहेज ना करे तो क्या करे। डायबिटीज भी तो महामारी सी 40 पार होते ही दबोच लेती है। मधु आंख बंद किए लेटी थी। रसोई से जो लगातार करछुल की आवाज आ रही थी वह अब शांत थी। लगता है सब्जी चढ़ा दी है और अब टीवी देख रहे हैं। अचानक याद आया, हाय मैंने खीर बनाकर यूं ही डोंगे में ओटा ठंडी करने रखी थी, कहीं जनाब उसी पे तो हाथ साफ नहीं कर रहे। खीर और सुधीर का तो बहुत घातक कॉम्बिनेशन है। उन्हें मीठे के आगे अपनी डायबिटीज कहाँ दिखती हैं। वह दौड़कर रसोई की तरफ लपकी। सच में ही सुधीर के आगे खीर से लबालब भरी प्लेट धरी थी और चम्मच भर मुंह में। चेहरे पर ऐसा सुख का भाव जैसे कोई बच्चा चोरी के अमरूद तोड़ खूब रस ले लेकर खा रहा हो। उसे हंसी आ गई। भला किस मुंह से टोके उन्हें। चुपचाप कमरे में उल्टे पैर लौट आई और वहीं से आवाज लगाई, सुनो, अपनी इंसुलिन लगाना मत भूलना। एक और सुनाऊं, चीतकार। ये एक पैक जिंदगी में जो मेरा एकल लघु कथा कहानी संग्रह था,
उसकी पहली कहानी है चीतकार। चारों ओर का चीतकार हाहाकार अब थम चुका था। मौत का सन्नाटा पसरा था सारे मोहल्ले में। बस्ती के दूसरी तरफ एक और बस्ती थी जहां से रात भर लपटें उठती दिख रही थीं। बचाओ बचाओ की आवाजें, इंसानी चीखों की आवाजें, जलते प्लास्टिक की बदबू, सियाह काला धुआं तो अब भी उठ रहा था, पर चीखों के दम घुट चुके थे। रात भर कुसुम का परिवार दुबका रहा था घर के अंदर, डरा सहमा। बच्चे भी डरे सहमे रो रहे थे। उसके पति ने तंग आकर उन्हें कान बंद कर रजाई में दुबक के सो जाने को कहा और खुद भी मानो आंख कान मूंद लिए हों। बार बार कुसुम का मन आशंकित हो रहा था शब्बो के लिए। शब्बो 32-34 साल की सुंदर कर्मठ औरत, पति की आमदनी कम थी, सो वह घर से ही सिलाई का काम करती थी। कुसुम अपने सूट, ब्लाउज व घर भर के कपड़े उससे सिलवाती थी। हे भगवान, शब्बो ठीक हो। एक लंबी सांस खींची उसने। 3 दिन बाद कर्फ्यू खुला। कुछ देर को कुसुम से रहा न गया, सो सामान लेने के बहाने घर से निकली और सीधा शब्बो की गली में। जिसका डर था वही हुआ। न वहां शब्बो थी न कोई और। मकान जल चुका था, जगह जगह खून के धब्बे पड़े थे। किसी ने बताया क्या नंगा तांडव हुआ था वहां उस रात। शब्बो की इज्जत, यहां तक कि उसकी 11 साल की बच्ची को भी, उसके पति को तो पेट्रोल डाल वहीं आग में झोंक डाला था दरिंदों ने। और दंगाई भी कोई और न थे, सब वहीं के छोकरे जो आते जाते दीदे फाड़ भद्दी छींटा कशी करते थे उस पर। वे ऐसा सुनहरा मौका चूकते भला? सिहर उठी कुसुम। एक आक्रोश भरता जा रहा था उसकी नसों में। इतना उत्पीड़न किस लिए? इंसान हैवान बना किस लिए? क्योंकि मेरा राम और तेरा रहीम। यह लहू सिर्फ धोती, टोपी व पगड़ी की वजह से? आंसू बहे जा रहे थे आक्रोश से। छी! कहाँ था खुदा जब यह कत्लेआम मचा था? कहाँ था ईश्वर जब बम धमाकों से इंसानी चीथड़े उड़ रहे थे? कहाँ छुप गया था रब जब सरदारों को टायरों से फूंक रहे थे लोग? कहाँ सोया था मसीहा जब उसके अनुयायियों को जिंदा फूंका जा रहा था? फिर क्यों पूजे इन्हें? वह दंदनाती हुई घर में घुसी और सीधा पूजा घर में। जितनी मूर्तियां घंटी थी सब उतार फेंकी। नहीं चाहिए कोई धर्म। यही है नफरत की जड़ें। सारी दुनिया में त्राही त्राही इसी की वजह से, मार काट इसी की वजह से। नहीं सौंपेगी नफरत की विरासत अपने बच्चों को। वे बनेंगे इंसान, सिर्फ इंसान, न हिंदू न मुसलमान न क्रिस्तान। आंगन से उठे चीतकार की दहाड़ दूर तक पहुंच रही थी। जाने ये रुदन किसका था? शब्बो, गुरमीत, एंजल या कुसुम का? अमृतलता जी नमस्कार। मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ रही हूँ पर कुछ प्रश्न पहले थे जो निकल गए ऊपर, अभी नजर तो नहीं आ रहे।
कोई आपको कोई लघु कथा मेरी सुननी हो दोबारा से, जिसका आपको याद हो। एक रक्षक भक्षक, हाँ वो करती हूँ। रक्षक भक्षक और चिता, है ना। इस चित्रा जी ने एक बार कहा था, तो वो मैं देखती हूँ और वो भी पढ़ती हूँ। रक्षक भक्षक और चिता, एक मिनट, सॉरी। बॉन्डिंग पढ़ती हूँ। ये भी एक ये रिफ्यूजीज के ऊपर थी बॉन्डिंग। ये पढ़ती हूँ मैं। कहाँ गया अभी इस पे। बॉन्डिंग। शाम के समय दादा पोता दोनों चहलकदमी करते थे। आज उनके 5 वर्षीय पोते ने उनके खुरदरे हाथ पर अपनी नन्ही कोमल हथेली फेरी और बोला, दादाजी आपके हाथ इतने कटे क्यों हैं? बंटवारे का दर्द एक बार फिर उभर आया किशन लाल जी के सीने में। उनका चौधरीपन तो वहीं छूट गया था, लाहौर से 20 मील दूर उनके गांव में। शरणार्थी बनकर खाली हाथ आए थे इस पार। एक बंजर जमीन का टुकड़ा कमर तोड़ मेहनत से लहलहाने लगा था। उसी संघर्ष की एक एक कहानी दर्ज थी उनकी सख्त खुरदुरी हथेलियों में। पुत्र ए हथ कमगार हाथ ने, इन हत्था ने बहुत मेहनत की थी, ताही उस खोते नु इंजीनियर बनाया। इसका हिंदी में तर्जुमा करूं तो, पुत्र ये कामगार इंसान के हाथ हैं। इन हाथों ने बहुत मेहनत की, तब जाकर उस गधे को इंजीनियर बनाया। अपने इंजीनियर बेटे का अपनी सुंदर पत्नी के आगे पीछे डोलना उन्हें उसका दब्बूपन लगता था। मर्द को मर्द बनकर रहना चाहिए जैसे वे रहे, और यह सोचकर अनायास उनका हाथ अपनी मूंछों पर चला जाता। दादाजी ये खोता कौन है? धीरे से पोते के कान में दादाजी ने भेद भरे अंदाज में कहा, तेरा प्यो। एक ठहाका लगा और 2 पीढ़ियों की बॉन्डिंग और मजबूत हो गई। प्रेरणा गुप्ता जी नमस्कार, पूर्णिमा जी नमस्कार, ममता शर्मा जी नमस्कार। अभी थोड़ा सा टाइम है क्या? एक आध और पढ़ूं क्या कि अब रहने दूं? चित्रा जी कहिए, कुछ बताइए। चलिए एक उसका नाम पढ़ देती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। बहुत घुटन हो रही है, चलो बाहर ड्राइव पर ले चलूं। तुम शाम से ही बहुत उदास थी, खाना खाते वक्त भी चुप सी खोई सी रही। मैंने स्कूटर निकाला और हम ड्राइव पर चल दिए। थोड़ी देर बाद तुम्हारी उंगलियां एक नाम लिखने लगी मेरी पीठ पर। मेरी कमीज की सिलवटों पर रेंगता हुआ वह नाम पढ़ लिया था मेरे दिल ने। तुमने अपना चेहरा मेरी पीठ पर टिका दिया। तुम्हारे गालों की नमी धीरे धीरे रिसकर पहुंच रही थी मेरे सीने में। मुझे मालूम था वह नाम मेरा नहीं, ना ही वे आंसू मेरे लिए, पर फिर भी एक सुकून ने घेर लिया था मुझे। तुमने कितने अधिकार से उकेरा था ना उसका नाम मेरी पीठ पर। इतना बहुत था मेरे लिए। और हाँ, कभी कभी ऐसी ही उदासी घेर लेती है मुझे भी, तो एक नाम मैं भी तो पुकारता हूँ अपनी खामोशी में। तो करीब करीब 1 घंटा होने वाला है शायद, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप हाँ, कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू मीनू मिश्रा जी।
बट अच्छा लगा आपके ये कमेंट पढ़ के कि आपको पसंद आ रही है मेरी। थोड़ी आवाज़ आ रही है? ओके। सब उठ गए हैं ना? मैं किचन की तरफ बैठी हूँ। हाँ, और सुनो, हाँ तो अभी ख़त्म करें फिर क्या? पढ़ लो। अरे तूने कॉफी नहीं पिया? चलिए फिर ऑफ करें। थैंक यू शहजाद उस्मानी जी। बिल्कुल, बहुत मुझे भी इंतज़ार रहेगा। बड़ा अच्छा लगा आप सबसे जुड़ने का। और मीनू जी, अच्छा बिल्कुल अभी सुनाती हूँ, एक लघु कथा और सुना देती हूँ। चलिए, टाइम है अभी। अंतराल। अंतराल, एक मिनट, थोड़ी सी आवाज़ ज़रा कम करना। अंतराल। मैं ठीक समय पर पहुंच गई थी। तुम तभी तभी ही पहुंचे थे। कैफे भरा हुआ था। एक कोने की टेबल खाली थी। हम वहीं जाकर बैठ गए। कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। तुमने पूछा, कैसी हो? ठीक। बच्चे? वो भी ठीक। तुम्हारे? अच्छे हैं। उसके बाद एक लंबी चुप्पी। शब्द चुक गए हों जैसे। हम धीरे धीरे कॉफ़ी की चुस्कियां भरते रहे। बीच बीच में नज़रें चुराकर एक दूसरे को देख लेते। तुम कितने थके लग रहे थे, जिंदगी से ऊबे, हताश, निराश। मैंने नोट किया, जब तुम मिलने पे मुस्कुराए थे, तुम्हारी आंखों के किनारों पे लकीरें उग आई थीं, क्रोज फीट। पर मुस्कान वैसी ही थी खिली हुई। मुस्कुराते हुए तुम्हारे होंठ फैलकर आंखों को छू जाते हैं। अब भी तुम्हारे चेहरे पर और भी कई छोटी बड़ी लकीरों ने घर कर लिया था। मेरी नज़रें उन सब की कहानियां पढ़ रही थीं। कुछ पूछने की या कहने की ज़रूरत ही कहाँ थी वहाँ। सब कुछ खुली किताब सा बिखरा पड़ा था। उन मोटे चश्मों के बीच से झांकती तुम्हारी आंखों में शहद अब भी लबालब भरा था। प्याले खाली हो चुके थे। तुम उंगली से खाली प्याले को गोल गोल घुमाने लगे। फिर तुमने नज़रें उठाकर देखा। तुम्हारी नज़रें मेरे होठों पर कुछ पल को ठहर गईं। वो पल वहीं थम गया। वक्त कुछ पल ठहर कर फिर आगे बढ़ गया। तुमने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा। चलना चाहिए। मैंने खुद को समेटा और तुमने खुद को, और बढ़ गए हम दोनों। तुम उस ओर, मैं इस ओर, अपनी अपनी दुनिया की भीड़ में फिर से गुम जाने के लिए। इस सब के बीच पाप कहाँ था? कोई समझाएगा मुझे? समाप्त। चलिए, थैंक यू मुझे समय देने के लिए।
तो समाप्त कर समाप्त करें अभी। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे। आप सबको नमस्कार, थैंक यू।